हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। और आज की हमारी जो क्लास है वो है क्लास नंबर 9 और हम लोग कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज हम सारी टर्म्स जितनी भी रेस्ट ऑफ द टर्म्स हमारी रह गई हैं उनको कवर करेंगे एंड आई होप आपने पिछली क्लासेस देख ली होंगी। सबसे पहले थैंक यू फॉर बीइंग कंसिस्टेंट ऑन माई वीडियोज़ एंड फॉर रिलाइंग ऑन मी दैट आई विल प्रोवाइड यू द वीडियोज़ ऑन द रेगुलर बेसिस। सॉरी कि थोड़ा डिले हुआ, आई वॉज इन्वॉल्व इन सम माई पर्सनल वर्क्स। अब आई विल ट्राई कि आई विल प्रोवाइड यू द वीडियोज़ ऑन रेगुलर बेसिस ऑन डेली बेसिस। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और न्यू टू माई चैनल प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो कंटेंट को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा आईपैड एंड आज की हमारी पहली टर्म है वो है ट्रेड रिसीवेबल। यहाँ पे मैंने सारी टर्म्स आपके लिए लिखी हैं जो कि बची हैं। आप चाहें तो स्नैपशॉट ले सकते हैं और अगर आपके पास ये वाली बुक है दैट इज़ DK गोयल तो आप यहाँ से भी इसको रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब नाउ व्हाट इज़ ट्रेड रिसीवेबल। नाम से देखो, रिसीवेबल और ट्रेड, जो भी हमने अपने बिज़नेस में ट्रेड किया है उसके अगेंस्ट जो भी हमें मनी रिसीव होने वाला है उसको ही हम ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल इज़ नन अदर देन द अमाउंट रिसीवेबल ऑन द अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कंपनी इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो भी बिज़नेस में हम ट्रेड करते हैं उस ट्रेड से जो भी हमें मनी रिसीव होगा दैट मनी इज़ नोन एज ट्रेड रिसीवेबल। अब इस ट्रेड रिसीवेबल के दो पार्ट होते हैं, one is debtors and other is bills receivable. Now what is the difference between what is debtors or what is bills receivable? So the term debtor represents those persons or firms to whom goods have been sold or services rendered on credit and payment have not been received from them. मतलब debtors क्या हैं? debtors यहाँ पर बात करें हम persons की, ऐसे पर्सन्स जिनको हमने सामान क्रेडिट पे यानी कि उधार पर बेचा था और अभी हमें उनसे पेमेंट रिसीव होनी है। तो पेमेंट आनी है जो सामान हमने बेचा था, मतलब ट्रेड रिसीवेबल। लेकिन जब हम उनको पर्सन से डिनोट करते हैं तो वो हमारे डेटर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो डेटर्स कौन है? डेटर्स आर दोज पर्सन्स और फर्म्स टू whom goods have been sold or services rendered on credit and payment have not been received from them. They still owe some amount to the business. For example, if goods worth rupees 50,000 have been sold to Mohan on credit, he will continue to remain the debtor of the business so long as he does not make the full payment. मान लो हमने मोहन को सामान बेचा क्रेडिट पे और मोहन से अभी हमें पेमेंट नहीं मिली, तो जब तक पेमेंट नहीं मिलेगी मोहन हमारा डेटर बना रहेगा। नाउ व्हाट इज़ बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कुछ नहीं है। बिल्स रिसीवेबल क्या है? बिल्स रिसीवेबल एक डॉक्यूमेंट होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज से हम रिलेट करते हैं इसको। तो बिल रिसीवेबल क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स द बिल रिसीवेबल फ्रॉम द पर्सन हु ड्रॉज इट and gets it back after its acceptance from the drawee. Thus, bills receivable is an accounting term for bill of exchange drawn on the debtor or received by the way of endorsement from them. जैसे कि let me tell you with an example. देखो, हमने ऊपर पढ़ा कि मोहन को हमने गुड्स क्रेडिट पे सेल करी, तो ये मोहन हमारा डेटर है। अब मान लो हम मोहन के पास जाते हैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट लेके जिसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। पहले आपके सिलेबस में ये चैप्टर हुआ करता था, नाउ दे हैव रिमूव्ड दिस चैप्टर फ्रॉम योर सिलेबस। एक डॉक्यूमेंट लेके जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज जिसमें हम लिखते हैं दैट मोहन हैज़ टू पे अब हमें रुपीज़ जितना, मतलब पूरी कहानी लिख देते हैं इंग्लिश में कि मोहन को हमें इतने पैसे देने हैं। तो ये पर्सन जाता है, जो भी फॉर सपोज एक्स है जिसने मोहन को सामान बेचा है, मोहन के पास जाता है, मोहन इस पर साइन कर देता है और मोहन कहता है ठीक है इस डेट पे आ जाना, मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज का डॉक्यूमेंट है ना, अब इस मोहन के अगेंस्ट अगर हमने मोहन को डेटर माना था, अब मोहन ने हमें एक और एसेट बना के दे दिया जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अब हम मोहन को हटा के बिल ऑफ एक्सचेंज को अपनी बुक्स में लेके आ जाएंगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज और कुछ नहीं, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक्सेप्टेंस के बाद जिस पे हम बनाते हैं। तो दिस इज़ द ड्रॉवर, जो यहाँ पे वर्ड ड्रॉवर यूज़ हुआ जिसने बनाया, और यहाँ पे ड्रॉई हुआ हमारा मोहन जिसने उसको एक्सेप्ट किया। जब ड्रॉई एक्सेप्ट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज तो ये इस ड्रॉवर के लिए बिल रिसीवेबल हो जाता है। रिसीवेबल क्यों? क्योंकि इस बिल को दिखाकर ही वो मोहन से पैसे लेगा। ठीक है, तो होप आपको समझ आया हो बिल रिसीवेबल क्या है। बिल रिसीवेबल बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं
जब ये ड्रॉवर को मिलता है ड्रॉई से, जब ड्रॉई उसको एक्सेप्ट कर देता है तो इसको बिल ऑफ एक्सचेंज या मतलब वो बिल रिसीवेबल बोलते हैं। द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सच बिल रिसीवेबल इज़ एट द फ्यूचर डेट, वो हमें फ्यूचर डेट पे रिसीव होने वाली होती है। तो जैसे हमने ट्रेड रिसीवेबल पढ़ा, बिल्कुल अपोजिट केस उसका ट्रेड पेबल भी बन जाएगा। ट्रेड पेबल क्या है? जो अमाउंट हमें पे करनी है, जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करी थी। रिसीवेबल क्या था? रिसीवेबल था जब हम सेल करते थे, और पेबल क्या हो जाएगा? जब हम परचेज करेंगे। तो एनीथिंग अगर हम परचेज कर रहे हैं और क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं किसी से भी, तो हम उसके, वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है। क्या बन जाता है? क्रेडिटर बन जाता है। इसको ही हम ट्रेड पेबल बोलते हैं। ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो हमने ट्रेड करी है और हमें उसके अगेंस्ट पे करना है, और हम ट्रेड कब करेंगे? जब हम परचेज़ करेंगे। तो परचेज़ के केस में पेबल आता है और सेल के केस में रिसीवेबल आता है। ठीक है। तो यहाँ पे बात आ जाएगी क्रेडिटर की। क्रेडिटर कौन होता है? वो पर्सन या वो फर्म जिससे हमने परचेज़ करी है सर्विसेज क्रेडिट पर और उसे हमें पेमेंट करनी है। सेम चीज़ मोहन की जगह अब आप गोविंद को ले लो कि आपने फॉर सपोज गोविंद से परचेज़ किया था क्रेडिट पे, तो आपको गोविंद को पे करना है। ठीक है। बिल्स पेबल क्या हो जाएगा? वही डॉक्यूमेंट हो जाएगा। जैसे पिछले केस में एक्स के लिए बिल रिसीवेबल था, वैसे मोहन के लिए वो बिल पेबल था। मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमें पे करना है, जो हम एक्सेप्ट कर चुके हैं एज अ ड्रॉई कि हम उस पर पे करेंगे। तो पर्सन हु एक्सेप्ट्स इट एंड रिटर्न्स इट टू ड्रॉअर, वो उसके लिए बिल पेबल हो जाता है। 10 बिल पेबल इज एन अकाउंटिंग टर्म फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ द क्रेडिटर। क्रेडिटर्स के फेवर में जो हम एक्सेप्ट करते हैं। शायद इससे ज़्यादा वास्ट एक्सप्लेनेशन आपको कोई नहीं देगा। ठीक है। ये मेजर एक्सप्लेनेशन थी हमारी ट्रेड रिसीवेबल, डेटर, बिल रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर और बिल्स पेबल की। तो एक बार फटाफट से चार्ट के थ्रू रिकॉल करते हैं। देयर आर 2 टर्म्स जो हमने स्टडी करी, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है डेटर और एक आता है बिल्स रिसीवेबल। और इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। तो आपसे इंडिविजुअली ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, ये भी कोई भी टर्म आपसे इंडिविजुअली पूछी जा सकती है। ठीक है। चलते हैं अपनी अगली अकाउंटिंग टर्म में, दैट इज़ गुड्स। गुड्स शायद मेरे को आपको ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े। गुड्स वो सारी चीज़ें इंक्लूड करती है जो हमने परचेस करी थी रीसेल करने के लिए या फिर प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। और उनको प्रोड्यूस करके हमें आगे एट द एंड बेचना है। तो सामान क्या है? गुड्स क्या है? जो या तो हमने खरीदा डायरेक्ट रीसेल के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीदा था और उसको हम आगे फर्दर बेचेंगे। दस फॉर अ फर्नीचर डीलर परचेज ऑफ चेयर एंड टेबल इज टर्म्ड एज गुड वाइल फॉर अदर फर्नीचर इज टर्म्ड एज एसेट। गुड्स बेसिकली तब के लिए होता है जब आप एक बिजनेसमैन हो और आपने उसको रीसेल के लिए या फिर प्रोड्यूस करके रीसेल करने के लिए रखा हो, प्रोड्यूस करके सेल करने के लिए रखा हो, तो आपकी वो गुड्स बनेगी। अगर आप बिजनेस में नहीं हो, किसी और काम में हो, तो आपके लिए वो एसेट बन जाएगी। ठीक है। अगली टर्म है हमारी कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट कैन बी टर्म्ड एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज। कॉस्ट इज़ द खर्चा, जो भी आपने पैसे दिए किसी चीज़ को लेने के लिए, वो आपकी कॉस्ट हो गई। द रिसोर्स गिवन अप, जो भी रिसोर्स आपने दिया, आर मनी और मनी इज इक्विवेलेंट एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। अब वो रिसोर्स जो आपने दिया या तो वो मनी हो सकता है या मनी के जैसा कोई भी चीज़ जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ मशीनरी विल इंक्लूड परचेज प्राइस, फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। अब आप कोई मशीन लेके आए, जैसे आप घर में एसी लेके आए, तो एसी लाए, एसी जितने का पड़ा वो तो ठीक है, लेकिन एसी को लेके आओगे, वहाँ पे उसका कैरेज दोगे, फ्रेट दोगे, वो भी आपकी एसी की कॉस्ट ही बन जाएगी, क्योंकि उसको एसी को अपने घर तक लाने में आपका खर्चा लगा है। तो आपने वो रिसोर्स गिव करा किसी चीज़ को लेने के लिए। फिर आपके घर पे एक इंजीनियर आएगा जो भी आपके लिए चार्ज करेगा कि आपकी एसेट इंस्टॉल करने में जो आपसे अमाउंट चार्ज करेगा, तो वो भी आपकी कॉस्ट का पार्ट है। तो कॉस्ट इज़ ऑल द रिसोर्सेज जो हम किसी चीज़ के एक्सचेंज में देते हैं। ठीक है। ओके, चलते हैं अब अगली टर्म में, दैट इज़ वाउचर। वाउचर क्या होता है? आगे आप एक चैप्टर पढ़ोगे, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, वहाँ पे भी आपको वाउचर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अभी अकाउंटिंग टर्म में कि वाउचर क्या होता है। वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है कि आप किस बेसिस पे अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। मतलब एक तरीके से वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है
जिसको आप अपना बेस बनाओगे अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। हर एक फर्म के लिए वाउचर उसका अपना होता है, हर फर्म हैज़ इट्स ओन वाउचर, ठीक है। तो वाउचर क्या होगा, जैसे फॉर सपोज मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। आपने एक ट्रांजैक्शन खरीदी, आपने परचेज़ करे गुड्स, तो परचेज़ करके गुड्स आपको इनवॉइस इशू हुई होगी। तो ये इनवॉइस क्या है, ये तो एक डॉक्यूमेंट है जो आपको एक इन्फॉर्मेशन एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है। आप पहले इस इनवॉइस से एक वाउचर क्रिएट करोगे। वाउचर आपको बताता है कि कौन से अकाउंट को आपको डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है, मतलब रिकॉर्ड कहाँ करनी है, किसको इफेक्ट किस पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और फिर इस वाउचर के बेस पे आप आगे जाके अपनी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हो। तो वाउचर इज़ नन अदर देन अ डॉक्यूमेंट जो आपको एक बेस प्रोवाइड करता है, और उस बेस की बेसिस पे ही आप अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए आपको एक अलग वाउचर क्रिएट करना होता है, और पता चलता है कि उसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। हर फर्म का अपना अपना वाउचर वेरी करता है, सब अपने वाउचर अपने हिसाब से प्रिंट करा कर रखते हैं। और वाउचर्स हमेशा एक सेट फॉर्मेट में ही क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे क्रिएट किए जाते हैं और डे टू डे बेसिस पे क्रिएट किए जाते हैं, और नंबर वाइज क्रिएट किए जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 हर एक ट्रांजेक्शन का एक नंबर वाउचर नंबर होता है, ठीक है। नंबर आर असाइंड काउंटर साइंड बाय द ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द फर्म, ठीक है जी। अब चलते हैं अगली टर्म पे, दैट इज़ डिस्काउंट। नाउ व्हाट इज़ डिस्काउंट, सबको पता है डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट कोई भी अलाउंस, कोई भी रिबेट जो कि आपको सेलर देता है, मतलब सेलर देता है एक बायर को। अब वो ट्रेड भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर टू हिज कस्टमर एट द फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्ट और कैटलॉग प्राइस ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। जब आपको लिस्ट प्राइस पर कोई भी डिस्काउंट मिलता है तो उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट इट इज़ डिडक्टेड इन द इनवॉइस और कैश मेमो इटसेल्फ फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द गुड्स। मतलब हम उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, क्यों? क्योंकि जैसे आपने फॉर सपोज 100 रुपये का सामान खरीदा और वो आपको डिस्काउंट दे रहा है, लेट सपोज 10%, तो उसने आपको 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो आपको सामान पड़ा कितने का, 90 का। तो दिस इज़ ट्रेड डिस्काउंट। या आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करके नहीं दिखाओ, क्योंकि आपकी इनवॉइस वैल्यू ही आपके लिए अब क्या बनेगी, 90 रुपये बनेगी। भले ही सामान 100 का था, लेकिन आपको ट्रेड करते हुए उसने 10% डिस्काउंट दे दिया, तो आपके लिए खर्चा कितना हुआ, 90। तो आप सिर्फ 90 रिकॉर्ड करोगे। लेकिन आप उसको वो आपको बोलता है कि आप मेरे को ये 90 रुपये की पेमेंट 5 बार में ना करके एक बार में दे दोगे तो मैं आपको और 10% डिस्काउंट दे दूंगा। मतलब आप 90 रुपये को बोल रहे थे कि मैं 5 हिस्सों में दूंगा, उसने कहा नहीं 5 में नहीं, एक बार में दे दो तो मैं आपको और 10% का डिस्काउंट दे दूंगा। मतलब आपको सिर्फ 81 रुपीज़ देने पड़ेंगे, मैं 9 रुपये और छोड़ दूंगा आपके लिए। तो ये 9 रुपये जो आपने एडिशनली छोड़े पेमेंट करते हुए, वो आपका कैश डिस्काउंट है, और ये आपको दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी इनवॉइस वैल्यू तो 90 की थी, सामान आपको 90 का पड़ा, लेकिन आपको एक एडिशनल डिस्काउंट पड़ गया पेमेंट करते हुए, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो दैट इज़ कैश डिस्काउंट। व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब एडवांस पेमेंट, आप पहले से पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सेलर अलाउज 2% डिस्काउंट फॉर पेमेंट विद इन अ वीक, इट विल बी कॉल्ड कैश डिस्काउंट। इट ऑलवेज रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आपको कोई सेलर बोलता है कि मेरे को 5 बार में ना करके एक बार में दे दो, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, वो डिस्काउंट आपका कैश डिस्काउंट कहलाया जाएगा। अब आती है हमारी अगली टर्म, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये सबको पता है, जो भी टैक्स हमारी गुड्स और सर्विसेज पे लगता है वाइल परचेजिंग इट, वो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्यों नहीं होता? क्योंकि अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स मेरे को आपको समझाना पड़ेगा यहाँ पे, तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। डायरेक्ट समझ लो कि आपको डायरेक्टली पे करना है, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आपको डायरेक्ट ना पे करके इनडायरेक्ट पे करना है, आपके बिहाफ पे उसको कोई और पे कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, तो इन सबको मिलाकर हमारा एक टैक्स बना दिया, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि सामान बेचते हुए सेलर कलेक्ट करता है परचेजर से, ठीक है। जीएसटी के लिए स्पेसिफिकली एक अलग से वीडियो आएगी। अभी जीएसटी को समझो कि एक टैक्स है जो कि सामान खरीदते हुए बेचते हुए आपको एज अ बायर पे करना होता है और एज अ सेलर आपको कलेक्ट करना होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ एंट्री। एंट्री क्या है? कोई भी ट्रांजैक्शन और इवेंट को जब हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको हम एंट्री कहते हैं। सबको पता है एंट्री पास कर दे, एंट्री कर दे, सबने ये टर्म सुनी है। तो एंट्री कुछ नहीं है, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में, तो हम एंट्री को पास करते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होती है? जो हमने ऊपर डेटर्स पढ़े ना,
उन डेटर्स से जब हमें पैसा नहीं मिलता तो वो हमारा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। एग्जाम्पल समझो, हमने मोहन को ऊपर वाले एग्जाम्पल में सेल करी थी, लेट सपोज 10,000 की। मोहन ने कहा मैं 5 बार में आपको 5 टाइम्स मेरे को दे दो, मैं आपको 2-2 हज़ार करके 5 बार में पेमेंट करूँगा। ठीक है जी, मोहन की बात मान गए। मोहन बहुत अच्छा लड़का था। अब मोहन ने 3 बार पेमेंट करी, मोहन ने 6,000 पे करे, उसके बाद 4,000 वो पे ही नहीं कर रहा और अब वो गायब है, हमें पता नहीं मोहन कहाँ है, और ये इररिकवरेबल है, हम ये रिकवर नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बैड डेट्स बन जाएगा। तो बैड डेट्स क्या होता है, बैड डेट्स इज दैट अमाउंट दैट इज इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर, इट इज़ अ बिजनेस लॉस एंड डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एक्सपेंस। इसका क्या इफेक्ट होता है वो आप धीरे धीरे समझोगे, लेकिन बैड डेट्स क्या होता है, बैड डेट्स वो अमाउंट है जो आप डेटर से रिकवर नहीं हो सकती। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है, जब आप अपनी पोजीशन में नहीं हो पे करने की, मतलब आपको मोहन को ये 10,000 देने थे ना, अब वो 6,000 ही दे सका, 4,000 दे नहीं सका, मान लो वो दिवालिया हो गया, मतलब वो पे नहीं कर सकता, इज़ नॉट इन दी कंडीशन टू पे दिस 4,000 रुपीज़, तो उसको हम बोलेंगे इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, सॉल्वेंट मतलब जो अपनी पोजीशन में है ऐसी कि वो अपने सारे उधार को चुका सके, वो सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्वेंट मतलब वो पर्सन जो अपनी पेमेंट्स कर सकता है, इंसॉल्वेंट मतलब वो पर्सन जो अपनी पेमेंट्स नहीं कर सकता। स्टोर्स, द टर्म स्टोर्स इज यूज्ड टू डिनोट मटीरियल हेल्ड बाय द इंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन इन द बिजनेस एंड नॉट फॉर रीसेल। स्टोर वो गुड है, वो सामान है जो आप अपने ही बिजनेस में, प्रोडक्शन में या तो किसी भी चीज़ में यूज़ करोगे। तो प्रोडक्शन के लिए या फिर सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो भी सामान बिजनेस में पड़ा है उस सामान को हम बोलते हैं स्टोर्स, और हम इसको रीसेल नहीं करते क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया ये किसके लिए, फॉर सेल्फ कंजम्पशन। एग्जाम्पल आर लुब्रिकेंट, स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीनरी, पैकिंग मटेरियल एक्सेट्रा। ये सब क्या है, हमारे एग्जाम्पल हैं स्टोर्स के। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी रेवेन्यू, ये पूछी जाती है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स या ऑपरेशंस, ये भी आपसे पूछी जाती है। रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू इन अकाउंटिंग मीन्स द इनकम ऑफ रिकरिंग या फिर रेगुलर नेचर फ्रॉम एनी सोर्स। इट कंसिस्ट ऑफ अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। It also includes receipt of rent, commission, dividend, interest, etc. Revenue is related to day-to-day affairs of the business and should also be regular in nature. As such, the amount of capital introduced by the proprietor or borrowing is not a revenue. Revenue क्या है, सिंपल सा समझो, रेवेन्यू है जो भी आपको डे टू डे काम करने में पैसा मिल रहा है, चाहे वो सेल से हो, चाहे वो सर्विसेज से हो, चाहे वो इंटरेस्ट का हो, चाहे वो डिविडेंड का हो, कोई भी पैसा जो आपको डे टू डे बेसिस पे काम करने से मिल रहा है और रेगुलर नेचर का है। अब जैसे इंटरेस्ट या डिविडेंड तो आपको डे टू डे नहीं मिल सकता ना, लेकिन हर महीने मिलता है, रेगुलर बेसिस पे मिलता है। तो ये रेगुलर बेसिस, ये जो नेचर है इसका रेगुलर बेसिस, ये कहीं ना कहीं आपको इसको रेवेन्यू बनाएगा। ठीक है, लेकिन जो भी कैपिटल बिजनेस में प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस करता है या फिर कोई लोन लेता है, क्या वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करना रेगुलर नेचर है? क्या वो लोन बोरो करना रेगुलर नेचर है? नहीं, तो वो रेवेन्यू का पार्ट नहीं होगा। ऑल्दो उससे पैसा बिजनेस में आएगा, बट दैट इज़ नॉट दी रेवेन्यू। रेवेन्यू वो अमाउंट है जो रेगुलर नेचर की है, किसी ना किसी सोर्स से आपको रेगुलर आती रहेगी, चाहे आप सामान बेच रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, रेंट आ रहा है आपको, कमीशन मिल रही है, डिविडेंड मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कुछ भी आपको मिल रहा है ऑन रेगुलर बेसिस, वो आपका रेवेन्यू होता है। नाउ हाउ डज दिस रेवेन्यू डिफर्स फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? जो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो हमारा बिजनेस का ऑपरेशन है, जो हम अपने बिजनेस को, हमारा जो बिजनेस है बेसिकली, जैसे एक का बिजनेस है सेल करना शूज़, तो शूज़ सेल करके जो भी उसको पैसा मिलेगा वो उसकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगी। लेकिन मान लो उसका जूते बेचने का काम तो है, लेकिन साथ में उसने एक शॉप रेंट में भी दे रखी है, उसने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है जहाँ से उसे डिविडेंड मिलता है, तो रेवेन्यू के अंदर ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज़ द पार्ट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज़ व्हाट? इज़ द पार्ट ऑफ रेवेन्यू। जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से हमें रेवेन्यू अर्न होता है उसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोलते हैं, जैसे कि सेल ऑफ सर्विसेज या फिर सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, हमारे लास्ट की 4 टर्म्स रह गई। सबसे पहले एंटिटी, फिर टर्नओवर, लाइवस्टॉक और इन्वेस्टमेंट। एंटिटी क्या है? एंटिटी और बिजनेस एंटिटी मीन्स कोई भी ऐसी इकोनॉमिक यूनिट जिसको हमने बनाया था बिजनेस करने के लिए, इनकम अर्न करने के लिए, जैसे कि LG इलेक्ट्रॉनिक्स, विप्रो, मारुति सुजुकी। मतलब कोई भी ऐसी बिजनेस यूनिट हमने क्रिएट करी है जिसके नाम से हम बिज़नेस करते हैं और पैसा अर्न करते हैं, उसको हम एंटिटी भी बोलते हैं। मतलब बिजनेस यूनिट ना बोल के एंटिटी भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, टर्नओवर क्या होती है? टर्नओवर क्या होती है?
टर्नओवर होती है टोटल सेल। सेल का एक दूसरा नाम होता है टर्नओवर। सेल को ही हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, आप आगे आने वाले चैप्टर्स में ये टर्म्स सुनेंगे। तो कहीं पे टर्नओवर लिखी होगी तो समझ जाना सेल करी है आपने, जो भी पूरी सेल पूरे साल में एक पर्टिकुलर पीरियड में करी वो आपका पूरा टर्नओवर है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आपकी सेल ही है, ठीक है। तो टर्नओवर इज टोटल सेल मेड ड्यूरिंग दी पर्टिकुलर पीरियड। लाइव स्टॉक क्या होता है? लाइव स्टॉक तो आपने पहले भी सुना है। जो भी स्टॉक हमारे एनिमल्स का होता है उसे हम लाइव स्टॉक बोलते हैं। जैसे हमने गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये सब रखा है, हॉर्सेस रखे हैं, तो वो हमारा लाइव स्टॉक हो गया। बहुत से लोग क्या होता है डेयरी का बिज़नेस करते हैं ना, तो डेयरी के बिज़नेस में उनके पास काऊ बफेलोज होती हैं, तो ये काऊ बफेलोज उनके लिए लाइव स्टॉक होता है, क्योंकि इनकी भी कहीं ना कुछ वैल्यू तो होती है ना, उनको बिज़नेस में प्रॉफिट तो मिलता है ना उस चीज़ का, तो उसको वैल्यू करने के लिए वी यूज़ द टर्म लाइव स्टॉक। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ पे हम पैसा अपना लगा देते हैं और उससे हमें कोई ना कोई रिटर्न मिल रही होती है। तो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू डिप्लॉयमेंट ऑफ द फंड्स आइदर इन द शेयर्स इन द डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी विद द इंटेंशन टू अर्निंग अ रिटर्न। यहाँ पे सिर्फ शेयर्स डिबेंचर्स लिखा है। हो सकता है आपने अपनी इन्वेस्टमेंट लैंड में करी हो और लैंड को फिर रेंट पे दे दिया हो और फिर वहाँ से आपको रेंट आ रहा हो, तो वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली होता है डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड इनटू एनी रिसोर्सेज विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग अ रिटर्न। आपने किसी भी रिसोर्स में अपनी पैसे को ब्लॉक कर दिया और वहाँ से आपका इंटेंशन क्या है कि वहाँ से आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा है, तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट कहलाई जाएगी, ठीक है। तो हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बहुत अच्छे से बहुत डीपली पढ़ा, एक एक टर्म को एग्जांपल के साथ पढ़ा। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ आ रही होंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो कंसिस्टेंटली। लोगों को पता है मैं किनको बोल रहा हूँ जो मेरी वीडियोज़ रेगुलर देख रहे हैं। शेयर करो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। इकोनॉमिक्स की वीडियो भी जल्दी आएगी एंड आई विल मेक श्योर कि वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पे आएँ। 1-2 दिन का डिले होता है तो प्लीज़ बेयर विद मी। सैटरडे संडेज़ निकाल कर मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोज़ बनाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ एंड बीइंग विद मी अभी तक हेयर। आई वॉन्ट टू मेक दिस फैमिली टू 500 to 1000 to 2 lakhs। 500 के हम बहुत क्लोज हैं सब्सक्राइबर्स के, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। So on this note, thank you for watching this video. Stay connected, stay fit and stay happy. Jai Hind.